हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। 2025 कैलेंडर ईयर का पहला मेनलाइन आईपीओ इंडो फार्म इक्विपमेंट लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ। और क्योंकि ये पहला आईपीओ होने वाला है नेक्स्ट ईयर का, तो इस आईपीओ में डिसीजन भी थोड़ा सा उल्टा सीधा सा होने वाला है, क्योंकि उम्मीद है कि जीएमटी को देखते हुए हमें यहाँ पर एक अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल जाए। बट जब हम कंपनी को अंदर से स्टडी करेंगे तो इसमें काफी ज्यादा इफ बट वाले पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। तो उस वजह से आज के दिन ये आईपीओ एक ओके सा आईपीओ हमें देखने को मिलने वाला है, जिसे हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो आज के दिन इस आईपीओ में मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्पेशली मार्केट का मूड माहौल, और किस तरीके से आती है इसकी एंकर लिस्ट या फिर इसकी सब्सक्रिप्शन और डिमांड, उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन रहेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक्स डिटेल्स की बात करते हैं, तो वहां पर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये इंगेज होने वाली है इन द मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर, पिक एंड कैरी क्रेन्स एंड अदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। मतलब कि काम वाइज बात करें तो एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। कंपनी ऑपरेट करती है मेनली टू ब्रांड, इंडो फार्म एंड इंडो पावर, और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है टू कंट्रीज लाइक नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार एटसेट्रा। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हिमाचल प्रदेश में होने वाली है, और वहां पर उन्होंने एडिशनल इंडस्ट्रियल लैंड भी परचेज करी है। यहाँ पर ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे फॉर पिक एंड कैरी क्रेन। और एज ऑफ जून 30, 2024 कंपनी के पास 938 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। अब काम वाइज बात करते हैं ना, काम वाइज तो काफी अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाला है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बट एक ऐसा काम होने वाला है क्योंकि कंपनी मेनली ट्रैक्टर्स या फिर क्रेन्स वगैरह को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अगर हम देखें क्या यहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रैक्टर्स या क्रेन्स बिकती है एज कंपेयर टू अगर हम अदर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, मतलब कि सेल्स वाइज बात करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर हर चीज की सेल होती है इंडिया में भी या अदर कंट्रीज में भी, बट क्या उतना वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा इस सेगमेंट में, वो एक क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट हो जाता है कि हमें एज कम्पेयर टू, जैसे कि चलो हमने कार लेनी है, कार्स वगैरह बहुत ज्यादा बिकती है क्योंकि हर फैमिली ले लेती है। बट ट्रैक्टर्स या फिर क्रेन्स वगैरह की बात करते हैं तो ट्रैक्टर्स वगैरह कौन लेता है? जो फार्मर्स होते हैं उन्हें जरूरत होती है। अब नॉर्मल पीपल तो ट्रैक्टर लेंगे नहीं। या फिर क्रेन्स की बात करते हैं तो वहां पर तो सिर्फ बिजनेस में ही क्रेन्स वगैरह की ज्यादातर जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में एक ऐसा सेगमेंट होने वाला है जहां पर हमें सेल्स कम देखने को मिलेगी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होने वाला है जो इस सेगमेंट में हमेशा ही रहेगा। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट अब अगर हम बात करते हैं ना कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की, तो वहां पर कंपनी के ऊपर, उनके प्रमोटर्स के ऊपर या फिर डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह होने वाली है, जहां पर आप स्टडी आउट कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इनके ट्रैक्टर्स एंड क्रेन से, आप चेकआउट कर सकते हो 2021 फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 99% का रेवेन्यू हमें ट्रैक्टर एंड क्रेन से होते हुए देखने को मिला है। एंड सिमिलरली 2022 फाइनेंशियल ईयर में भी 99% से ज्यादा का रेवेन्यू हमें यहाँ पर जनरेट होते हुए देखने को मिला है। एंड 2023 फाइनेंशियल ईयर में भी यहीं से होते हुए देखने को मिला है। मतलब कि कंपनी का मेजर काम सबसे पहले तो ट्रैक्टर्स का होने वाला है, या फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्रेन्स का होने वाला है। तो ऐसे में किसी भी तरीके की इन काम में दिक्कत आती है जिसकी वजह से कंपनी के काम पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसका हमें मेजर इंपैक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर बाय चांस यहाँ पर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पर किसी भी तरीके की इकोनॉमिकली या फिर डिजास्टर के लिए
या फिर किसी भी तरीके से उनके कंपनी के काम पर वहां पर रुकावट आती है या वहां पर किसी भी तरीके से उनका काम वहां पर रुक जाता है बिल्कुल ही, तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ये हमारी अनदर इंटरनल रिस्क फैक्टर्स हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करी है, बाकी आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 31 दिसंबर को, क्लोज होगा 2 जनवरी को, अलॉटमेंट 3 जनवरी को, रिफंड मिलने जा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 6 जनवरी को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 7 जनवरी की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का होने वाला है, प्राइस बैंड होने वाला है 204 से 250 रुपीज का, बट हमें तो अप्लाई करना है 215 रुपीज बिकॉज ये IPO भी इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 69 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 260.15 करोड़ का। फिर से एक छोटे से साइज का IPO हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 184.90 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग OFS होने वाले 75.25 करोड़ का। BSE NSE दोनों पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNA में 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 69 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,835 रुपीज की। स्मॉल HNA में मिनिमम 40 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,07,690 रुपीज की। बिग HNA में 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,08,780 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर रणवीर सिंह खड़वालिया, सुनीता सैनी कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 93.45% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 69.44% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 619 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुके हैं 644 करोड़ के। हल्की फुल्की सी ग्रोथ होने वाली है, मतलब कि ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। रेवेन्यू 2022 में था 352 करोड़ का, 2023 में 371 करोड़ का, 2024 में ऑलमोस्ट 376 करोड़ का एंड फर्स्ट क्वार्टर में 75 करोड़ का। जहां पर भी कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, हल्की फुल्की सी ठीक है कि हम ग्रोथ बोल सकते हैं, बट इंप्रेसिव नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 13.72 करोड़ का, 2023 में 15.37 करोड़ का एंड 2024 में 15.6 करोड़ का एंड फर्स्ट क्वार्टर में 2.45 करोड़ का। यहाँ पर भी फिर से सेम सिनेरियो, ठीक है ग्रोथ देखने को मिली है बट इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली है या फिर इंप्रेसिव नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी जिस तरीके का सेगमेंट होने वाला है काफी ज्यादा कम हमें देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 4% के करीब का देखने को मिल रहा है, कभी हल्का सा ज्यादा तो कभी हल्का सा कम। नेटवर्थ 342 करोड़ की, टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 245 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते तो ओके से कंपनी से फाइनेंशियल में यहाँ पर बोलूंगा, ऑब्वियसली अच्छे फाइनेंशियल तो हमें यहाँ पर देखने को मिलने नहीं वाले हैं। बट अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है जी IPO, तो इनको सेटअप करना है एक न्यू डेडिकेटेड यूनिट फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर पिक एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। सेकंड, इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरिंग्स वगैरह की। थर्ड, इनको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है इन NBFC सब्सिडरी जो होने वाली है ब्रोता फाइनेंस लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग द ऑगमेंटेशन ऑफ इट्स कैपिटल बेस फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1033.11 करोड़ की, ROE 5% का कम है, ROC 9% का कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.92% का कम है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4% का जैसा कि हमने डिस्कस किया कम है, प्राइस टू वैल्यू 2.55 की, EPS प्री IPO 3.95 की, पोस्ट IPO 2 की काफी ज्यादा कम है, P प्री IPO 54 की, पोस्ट IPO 105 की। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स भी अच्छे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, ओके टू स्लाइटली नेगेटिव हम यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स को बोल लेंगे। और उसी के साथ साथ कंपनी का नेट डेट टू EBITDA रेशियो भी ऑलमोस्ट 19 के पास का हमें देखने को मिलने वाला है, जो हमारे एक मेजर इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की, तो वहां पर एस्कॉर्ट कुबोटा जिसका पीयर 36.79 का, एक्शन कंस्ट्रक्शन 47 का,
हाउ एवर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज ये कंपनीज एज कम्पेयर टू इंडोफार्म काफी ज्यादा बड़ी हमें देखने को मिलने वाली है इन साइज एंड इन रेवेन्यूज वगैरह सब में। अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो आज के टाइम पर 37% का देखने को मिल रहा है, जो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बट मैं जनरली बोलता हूँ कि जहां पर अगर जीएमपी इंक्रीज हो जाए तो आई विल नॉट बी श्योर, बट इन दिस कंपनी अगर इसका जीएमपी थोड़ा सा कम होता भी है तो भी आई वोंट बी श्योर। अब अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज बेस्ड ऑन इट्स 2025 या 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ये कंपनी ने अच्छी खासी वैल्यूएशन डिमांड करी है, मतलब कि अपना आईपीओ काफी महंगा ला रही है। बट किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होने वाला है इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन बनाने से पहले। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों का क्या रहने वाला इस आईपीओ में एक्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।